दोस्तों, जैसे कि आज 14 अप्रैल है और हम सब जानते हैं कि 14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और डॉक्टर अम्बेडकर को रिमेंबर करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, क्योंकि उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को एक ट्रिब्यूट देंगे अपने तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 75 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जान के। और जैसा कि आप देखोगे कि ये डॉक्यूमेंट PIB ने रिलीज़ किया है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और UPSC प्रीलिम्स के अंदर 2025 में आप एक क्वेश्चन इस PDF से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं 75 फैक्ट्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले थोड़ा सा प्रीफेस देख लेते हैं, जहां पे क्या मेंशन किया गया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे भारत का जो संविधान है वो हमारे डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है। शेपिंग द नेशन एज अ सॉवरजिन, सेक्युलर एंड रिपब्लिकन कंट्री, यानी कि भारत के स्टेट के नेचर को कैसा बताया गया है, तो ये एक सॉवरजिन, सेक्युलर और रिपब्लिक कंट्री के तौर पे बताया गया है। और हमने अपने संविधान को कब अडॉप्ट किया था, तो नवंबर 26, 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स का बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमें बताता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, तो इसे बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो कि बना था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत दिसंबर 6, 1946। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन कब की गई थी, तो 6 दिसंबर 1946। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू रिप्रेजेंट द नेशन डाइवर्स वॉइस, drawing inspiration from global frameworks while addressing India's unique needs, it became the lengthiest and most detailed constitution in the world। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया एज अ नेशन बहुत ही डाइवर्स नेशन है, तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी उस बात को दिखाया गया है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन, this ebook celebrates 75 years of remarkable document presenting 75 facts। ठीक है, तो ये 75 फैक्ट्स आपको बताएगा। बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या फैक्ट्स है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली कॉम्पोजिशन के बारे में यहां पे बताया गया है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनिशियली कंपोज्ड ऑफ 389 मेंबर्स। ये याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स इनिशियली हुए करते थे। अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस 389 मेंबर्स को कैसे डिवाइड किया गया था, तो 292 मेंबर्स जो थे ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से आते थे। यानी कि जिस लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर को इलेक्ट किया गया था, अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी, उसका इलेक्शन हुआ था, वहां से 292 मेंबर्स आए थे। प्रिंसली स्टेट से इलेक्टेड नहीं थे, वो रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेट को भेजा गया था, तो वो 93 थे। और 4 जो थे ये चीफ कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। तो यहां पे आपको क्या पता चला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन के बारे में पूरा पता चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंबर्स वाज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस मिशन के तहत फॉर्म किया गया था, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत फॉर्म किया गया था 6 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट अगर फैक्ट्स का बात करें तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इनॉग्रल सेशन का बात किया जा रहा है। इनॉग्रल सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9th 1946। देखो ये डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि खुद प्रेस ब्यूरो पीआईबी ने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया है उसके अंदर उन्होंने हाईलाइट किया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डेट से आप यूपीएससी 2025 में देख सकते हो कि एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस नोन एज संविधान सदन, ये याद रखना है, नॉर्मल कोई बिल्डिंग में नहीं हो रहा था, संविधान सदन में ये मीटिंग कराया गया था। एज वी ऑल नो कि डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट में, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था। यानी कि राजेंद्र प्रसाद कब इलेक्ट होते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होते हैं 11 दिसंबर को एज द परमानेंट मेंबर प्रेसिडेंट। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे सचिनंद सिन्हा, उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप सबने एम लक्ष्मीकांत तो जरूर पढ़ा होगा, 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उन दोनों वाइस प्रेसिडेंट का नाम मुझे नीचे कमेंट में करके बताइए, देखता हूं कि आपके प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। तो ये तो हो गया इनॉग्रल सेशन का बात। अब यहां पे पोस्ट पार्टीशन चेंजेस की बात की गई है। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया था हमारा 1946 में, अगर आप डिटेल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ोगे तो वहां पे मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थोड़े से चेंजेस हो गए, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन प्लान कब आया था, लीड टू क्रिएशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान। आप कहीं ना कहीं पक्का देखोगे 2025 के प्रीलिम्स में इस पीडीएफ से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का फ्रेम होगा। तो 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान के तहत सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट पाकिस्तान के लिए बना दिया गया। तो जितने भी यहाँ पे मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हट जाएंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सम प्रोविंशियल कीजेस टू बी पार्ट ऑफ असेंबली आफ्टर पार्टीशन, तो उन्हें हटा दिया गया। तो अब जो 389 था वो रिड्यूस हो गया 299। तो ओरिजिनल अगर पूछा जाए तो 389, आफ्टर पार्टीशन कितना हो गया 299। ये तो हो गया पार्टीशन के बाद का चेंजेस। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीट्स और नॉमिनेशन कैसा था। अब यहां पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो उनके बारे में स्पेशली बताया जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इनिशियली कंटेस्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बॉम्बे। यानी कि इनिशियली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहां से लड़ाई की थी अपने सीट के लिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के अंदर इन्होंने फाइट किया था। बट जब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हार जाते हैं तो इन्होंने बंगाल के अंदर क्या किया था, जाके इलेक्शन लड़ा था और वहां से ये गए थे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लेटर नॉमिनेटेड हिम फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। यानी कि यहां पे देखिए कैसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। पहले उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बॉम्बे से लड़ा, वो हार गए, फिर वो बंगाल से इलेक्ट हुए, और जब पार्टीशन हो गया तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें फिर से बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही नॉमिनेट कर दिया। और इसी टाइप के स्टेटमेंट्स का खोज रहता है यूपीएससी को। तो आउट ऑफ 299 मेंबर्स, 299 में से 12 जो थे वो इंडियन प्रोविंस के थे, 70 नॉमिनेटेड थे, 29 प्रिंसली स्टेट्स के थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है कि इंडियन प्रोविंसेस से कितने थे, नॉमिनेटेड कितने थे और प्रिंसली स्टेट से कितने थे। तो इस पीडीएफ को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में सही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं। ये तो बात हो गया कि सीट्स का रिजर्वेशन कैसा था। नेक्स्ट वुमेन्स के बारे, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार का रिपब्लिक डे के स्पीच में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी इसकी बारे में बात की है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 वुमेन्स मेंबर थी। याद रख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने वुमेन्स मेंबर थी, 15, जिसमें से सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और सुचित्रा कृपलानी, इनके बारे में स्पेशल मेंशन किया गया।
तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन होल्ड करता है। डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर के बारे ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, ये मेडिकल की थी, मतलब इनका था हेल्थ एंड ये वाला, आफ्टर 1947 जो हमारा गवर्नमेंट बना था हेल्थ मिनिस्टर यही थी। तो सुचिता कृपलानी सरोजनी नायडू का भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी 26 जनवरी को अभी बात की है। दोज वुमेन एडवोकेट्स इक्वल राइट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइट्स, यानी कि इक्वल राइट्स फॉर वुमेन का बात किया गया था। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुचित्रा कृपलानी को स्पेशल फोकस में रख के तैयारी कीजिएगा, कहीं ना कहीं इसके बारे में पूछा जाएगा इस पर यूपीएससी में, मुझे ऐसा गट्स फीलिंग आ रहा है। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट प्रोसीडिंग का बात किया जा रहा है यहाँ पे। पहला प्रोसीडिंग जो हुआ तो 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ था। बिगिन विद द सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम, अब वंदे मातरम ने किसने लिखा था? वंदे मातरम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पहली बार कब गाया गया था, ये आप देख लीजिए। आचार्य कृपलानी delivered the inaugural address welcoming the member and emphasizing the importance of unity and diversity। अब ये नॉर्मल बुक में कभी भी नहीं लिखेगा कि इनॉग्रल एड्रेस किसने किया था, बट ये आपको आचार्य कृपलानी ने किया था, यहाँ पे मिलेगा। द फर्स्ट डे कंक्लूडेड विद 207 मेंबर्स प्रेजेंटिंग सबमिटिंग द क्रेडेंशियल एंड सिंगिंग साइनिंग द रजिस्टर। 207 मेंबर्स ने पहले दिन साइन किया रजिस्टर को। इसके बाद फ्लैग एडॉप्टेशन, एडॉप्शन कब हुआ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड इन द 22 ऑफ जुलाई 1947, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। इस दिन हमने अपना नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया था। इट सर्व्ड एज अ फ्लैग ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 26 जनवरी 1950, क्योंकि उसके बाद हम लोग रिपब्लिकन बनेंगे। अभी तो हम लोग डोमिनेंट स्टेटस में ही है, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेम कर लेंगे तब हम रिपब्लिक के और आएंगे। तो यानी कि यही वो फ्लैग था जो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी, जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाया। बन तो गया था नवंबर में, लेकिन लागू करवाया 26 जनवरी 1950 को। अब इस डेट का क्यों इंपॉर्टेंस है ये भी आप कमेंट में बताइए कि क्यों 26 जनवरी को सेलेक्ट किया गया था। तो देखिए एक सिंगल वीडियो से कितना ज्यादा फैक्ट्स आपको पता चल रहा है। द सैफ्रॉन सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ, देखिए कलर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। सैफ्रॉन क्या दिखा रहा है? स्ट्रेंथ। व्हाइट्स क्या डिनोट कर रहा है? पीस, शांति। धर्म चक्र है, और ग्रीन फर्टिलिटी को दिखा रहा है और ग्रोथ को। तो ये कलर कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। वैसे एक फ्लैग में और एक कलर होता है, दैट इज द कलर ऑफ रेड, ब्लड, जो हमारे सोल्जर्स उस फ्लैग को बना के रखें, उसका रिस्पेक्ट। तो ये भी एक पॉइंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांजिशनल असेंबली देखिए। ऑन द नाइट ऑफ अगस्त 14, 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कन्वेस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। लोग यहाँ पे मिले थे। द असेंबली ट्रांजिशन टू बिकम अ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बना था वही हमारा लेजिस्लेटिव में भी काम करता था। तो वो कब बना था? यानी कि जो हमारा मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स थे या जितना भी कॉम्पोजिशन था वो दो काम कर रहे थे। वो इंडिया के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे भी काम करते थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे भी काम करते थे। ठीक है, तो याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी कौन बना था? यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था अगस्त 14, 1947 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस शिफ्ट मार्क द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉलोनियल रूल एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस। यानी कि यहां पे आप देख सकते हो कि जब हमने अपना लेजिस्लेटिव असेंबली बना लिया तो इंडिया अब इंडिपेंडेंस की तरफ मूव ऑन कर रहा है। इसी तरीके से और फैक्ट्स अगर देखें तो कुछ की कमिटीज के बारे में बात की गई है, और कमिटीज से हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। राजेंद्र प्रसाद के पास बहुत सारे कमिटीज थे। तो राजेंद्र प्रसाद बेसिकली कौन कौन से कमिटी को होल्ड करते थे? रूल ऑफ प्रोसीडर कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी, फाइनेंस कमिटी, स्टाफ एंड नेशनल फ्लैग। याद रख लीजिएगा क्योंकि उनका स्पेशली मेंशन किया गया है। अलदी कृष्ण स्वामी अय्यर लीड द क्रेडेंशियल कमिटी। इनको कौन सा पोस्ट मिला था? क्रेडेंशियल कमिटी। वाइल पी पाताभाई सीतारामैया, इन्होंने हाउस कमिटी होल्ड किया था। के एम मुंशी हेडेड द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, और जीवी मवलांकर लीड द कमिटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आप देखोगे
तो के.एम. मुंशी, अलग कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों ड्राफ्टिंग कमिटी के भी मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमिटी में टोटल 6 मेंबर थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बी आर अंबेडकर का विजन, इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका रोल बहुत बड़ा रहा है। लोग कहते हैं कि इन्हीं ही क्यों फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कई लोग बैठे थे, 292 मेंबर्स थे, लेकिन इनका ऐसा क्या रोल है जो इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी था, दैट इज द ड्राफ्टिंग कमिटी। अब आप ड्राफ्टिंग कमिटी के मतलब को समझो। ड्राफ्ट जो होता है ना, किसी भी चीज का फाइनल प्रपोजल होता है। ड्राफ्टिंग कर रहे हो यानी कि आप उस चीज को फाइनली प्रपोज कर रहे हो। तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो है ये बी आर अंबेडकर के हाथ में था, यानी कि किस पार्ट को रखना है, किस पार्ट को हटाना है, ये बी आर अंबेडकर ने अपने दिमाग से, अपने जो टीम थे उनके साथ मिलके किया था। इनके लिए इनको बहुत ज्यादा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है। वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि यही ड्राफ्ट कर रहा है, फाइनल ड्राफ्टिंग हो रहा है। Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution on November 4, 1948. Important date है. For first reading, the Assembly had general discussion on the draft for 5 days, including 9th November 19. 5 दिन तक डिबेट चलता है, मतलब कि ड्राफ्टिंग में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, नहीं हुआ है, उसके ऊपर डिबेट चलता है और फिर फाइनल सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो विजन तो इनका क्लियर था कि इंडिया के अंदर इक्वालिटी, फेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब लेके आना है। ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में और कुछ देख लेते हैं। इलेक्ट कब किया गया था? तो ड्राफ्टिंग कमिटी बना कब था? तो इसे इलेक्ट किया गया था 29 अगस्त 1947। द कमिटी वर्क फॉर 144 डेज, याद रख लीजिएगा, टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट। और इन्होंने फाइनली 350 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल, यानी कि 315 आर्टिकल और 8 शेड्यूल को डाला। अभी भी अगर आप देखोगे तो 315 आर्टिकल्स ही है, उसमें एडिशन होता है पार्ट वाइज, लाइक A B C D E F। अगर मींस बेसिक बात करें तो 315 आर्टिकल्स ही है, उसको फिर एडिशन होता है उसमें। और 8 शेड्यूल से अब 12 शेड्यूल हो गया है, 4 नए शेड्यूल्स को ऐड किया गया। अब ड्राफ्ट डिस्कशन देखते हैं। तो असेंबली स्पेंट 165 डेज ऑन द डिस्कशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 144 वेयर डिवोटेड टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 763 अमेंडमेंट्स हुए थे, ये एक डेटा याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा है कि टोटल 7635 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे। ठीक है, अब फाइनलाइजेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि फाइनलाइज डॉक्यूमेंट। तो आउट ऑफ 7635 अमेंडमेंट्स, 2473 यानी कि 2473 वेयर मूव फॉर कंसिडरेशन, इन्हें आगे बढ़ाया गया, बाकी सबको ड्रॉप कर दिया गया। और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बन के रेडी हुआ। ये हमें याद रखना है कि फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल थे। एट द टाइम ऑफ इट्स एडप्टेशन, इट्स द वर्ल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज के समय भी ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रख लीजिएगा। इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का नहीं है। फाइनल सेशन कब होता है? याद रखिएगा, फाइनल सेशन में, स्टार्टिंग सेशन में कौन सा गाना गाया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड्स इट्स फाइनल सेशन ऑन जनवरी 24, 1950। ऑन दिस डे 284 मेंबर्स आए थे, साइन किया गया, जन गण मन गाया गया, जो कि नेशनल एंथम है। अब देखिए, स्टार्टिंग में वंदे मातरम गाया गया है, एंड में जन गण मन गाया गया है। ड्यूरिंग द सेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इन्हें ही फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो बहुत ही फैक्चुअल डेटा है, लेकिन हु नोस कि यूपीएससी इस बार इसी से क्वेश्चन बना दे। कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी देख लेते हैं किस तरीके से हमारा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months एंड 17 days, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 साल 11 महीना और 18 दिन, 17 दिन लगा है फ्रेम करने में। एम लक्ष्मीकांत ने ये 18 दिन दिया है आई थिंक, तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा में रिलाई करना है। टोटल 11th सेशन होते हैं इन 2 साल के अंदर, 11 सेशन होता है। विजिटरीज, यानी कि विजिटर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आप देखोगे क्या होता है ना, जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है तो आउटसाइडर विजिटर्स आ सकते हैं।
तो 53,000 विजिटर्स आए थे, ऑल्दो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर के 2 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। की डेट्स अगर देखा जाए जो याद रखना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। फोर्स में कब आया? जनवरी 26, 1915। और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ रिपब्लिक डे। क्योंकि इस दिन रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? आप समझो, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि हम लोग डोमिनेंट स्टेटस से रिपब्लिकन की तरफ गए, यानी कि हमारा जो ट्रांजिशन है, पहले डोमिनेंट स्टेटस था, और डोमिनेंट स्टेटस से क्योंकि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया तो हम रिपब्लिकन बन गए। इसीलिए इस दिन को रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस कहां से हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहां से सोर्सेज है? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनसे लिया गया फेडरल स्कीम्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स को लिया गया, जुडिशियल रिव्यू को लिया गया, इंपीचमेंट ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट को लिया गया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिया गया एंड मेथड ऑफ इलेक्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस है जहां से इन्फ्लुएंस हुआ है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए गांधीयन आइडियल्स। एक बात पहले फैक्ट याद कर लीजिए, गांधी जी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रहा था तब गांधी जी अपना आराम से संन्यास ले लिया था उन्होंने, एक तरीके से पॉलिटिक्स से वो छोड़ गए थे, बट उनका आइडियल्स उनके कैंडिडेट्स द्वारा आज भी रिफ्लेक्ट होता है। तो गांधीयन आइडियल्स इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन एमिंग टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज थ्रू द इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स। देखिए गांधी जी का शुरू से कहना था कि हमें पहले ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट करना होगा, यानी कि गांधी जी का हमेशा ये था कि बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करें, ना कि टॉप टू बॉटम। बॉटम को जब तक ठीक नहीं करोगे टॉप को ठीक करने से भी कुछ नहीं होगा। तो गांधी जी का शुरू से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करना है। तो गांधी जी का आइडियल्स आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। प्रोहिबिट्स द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स रिफ्लेक्टिंग गांधीयन विजन, और ये सारा कहां पे दिखता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। द प्रिंसिपल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देख लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि दिस आर डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट गाइडिंग फ्यूचर गवर्नमेंट पॉलिसीज टू अलाइन विद गांधीयंस आइडियल्स फॉर बेटर सोसाइटी, कि फ्यूचर गवर्नमेंट गांधीयन आइडियल्स के ऊपर काम कर सके। तो गांधी जी का आइडियल्स भी है। सोशल इक्वालिटी का बात करता है, क्योंकि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर कॉन्सेप्ट है। तो सोशल इक्वालिटी कहां से आएगा? आर्टिकल 17, समाज में एकता, एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18, कोई भी टाइटल्स नहीं मिलेगा एक्सेप्ट मिलिट्री। The Constitution ensures the positive discrimination with respect to scheduled tribe, scheduled caste and promote economic। यही सबसे मेन पार्ट है जिसको लेके आज इतना लड़ाई हो रहा है। इसने क्या दिया? यही रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आता है, यहीं से रिजर्वेशन पॉलिसी आया है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रिजर्वेशन इज पॉजिटिव। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को बढ़ाने के लिए यहां पर रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हैंड रिटन मास्टरपीस, यहां से फिर कुछ फैक्ट्स स्टार्ट हो जाएगा। जो कैलीग्राफिकली किया गया था, ये इंग्लिश और हिंदी बोथ्स में किया गया था। प्रेम बिहारी, इनका नाम याद रख लीजिएगा, इन्होंने अपने हाथ से लिखा है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश वर्जन में। कैलीग्राफी इन्होंने किया है। He began the calligraphy on November 28, 1949 and it is completed by April 1950. Handmade, ये हैंडमेड है ऑन मिलीबर्न लोन पेपर, इस पे लिखा गया है। याद रख लीजिएगा, फैक्ट्स है, याद कर लीजिएगा, सीधा समझने जैसा कुछ नहीं है। हिस्टोरिकल इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। नंदलाल बोस आर्टिस्ट जो कि थे, इन्होंने सजाया है। डेकोरेशन का काम नंदलाल बोस ने किया है। इन्होंने 22 इलिस्ट्रेशन डाला है जिसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट, इन सब से रिलेटेड कुछ कुछ इमेजेस ऐड की गई हैं। गार्डिंग हिस्ट्री, द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रिजर्व्ड इन हीलियम फील्ड केसेस। क्योंकि हीलियम के अंदर आप रख रहे हो ना, तो देखो रीजन क्या है, समझ लो थोड़ा केमिस्ट्री को भी। हीलियम के अंदर रख रहे हो तो इट इज अ नोबल गैस।
नोबल गैस क्या होता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो बेसिकली प्रिजर्व रहेगा। दिस केसेस आर स्टोर्ड इन लाइब्रेरी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, आज भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ये प्रिजर्वेशन का बात है, यहां तक देख लीजिएगा। On January 26, 1950, the Parliament Secretariat took over the responsibility of preserving the original constitution. तो ये सब आपका उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून 1000 ऑफसेट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपीज बना लिया है और 12 साल मेरिकुलस एफर्ट के कारण ये हो पाया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट का कुछ डॉक्यूमेंट्स। सो ये इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1950 को हम डोमिनेंस से रिपब्लिक की तरफ गए थे और इंडियंस एक्ट 1935 इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो अगर देखोगे, और आई थिंक कोई फैक्ट्स तो बचा नहीं है ना। हाँ, डेमोक्रेटिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1951 में, और इलेक्शन कंडक्टेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, और तो बाकी कुछ बचा नहीं है, ये यहाँ हमारा एंड हो जाता है। तो स्टार्टिंग के कुछ फैक्ट्स है, और क्योंकि आज BR अम्बेडकर का बर्थ एनिवर्सरी था तो सबसे अच्छा ट्रिब्यूट उनको होगा कि हम अपने प्रीएम्बल को समझे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, क्योंकि उनका कहना एक ही था कि यू विल नॉट डेवलप अ कंट्री अनलेस यू मेक द पीपल एजुकेटेड। आप अपने कंट्री को डेवलप नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने कंट्री के लोगों को एजुकेट नहीं करोगे। एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ पावर। सो वी शुड ऑल फोकस ऑन हाउ टू गेन एजुकेशन, एंड व्हेन वी आर सेइंग एजुकेशन, इट इज अ ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहीं पे आज का वीडियो को एंड करता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।